दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पुष्कर बीज पे। दोस्तों अगर एक कोई आप प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी चलाते हैं या चालू करना चाहते हैं या जो कुछ भी, अगर आप कोई प्रोजेक्ट रिलेटेड बिजनेस में आना चाहते हैं जिसमें कि प्रोजेक्ट्स चलते हो, फिर वो भले आपके इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट हो, प्लम्बिंग प्रोजेक्ट हो, फायर फाइटिंग हो, स्ट्रक्चरल हो या फिर आपका सिविल प्रोजेक्ट हो। दोस्तों सारे ही प्रोजेक्ट्स में, अगर आप इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट्स में अगर आप काम करते हैं या काम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप देखिए। ये वीडियो आपको फायदेमंद साबित होगा और इसके आगे मैं एक सीरीज भी चलाने वाला हूं ट्यूटोरियल्स का, जो आपको डेफिनेटली फायदेमंद होगा। तो आइए दोस्तों हम चालू करते हैं कि प्रोजेक्ट रिलेटेड जो एक्टिविटीज होते हैं उसके बारे में बात हम लोग करना चालू करते हैं। दोस्तों प्रोजेक्ट कंपनी चलाना कोई एक बहुत आसान सी बात नहीं है। हम लोग अपनी मेहनत का पैसा जब इस प्रोजेक्ट कंपनी में लगाते हैं तो इस प्रोजेक्ट कंपनी को चलाने के लिए हमें एक सिस्टमेटिक ऑपरेटिंग प्लान होना जरूरी होता है। जो सिस्टमेटिक ऑपरेटिंग प्लान होता है एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता नहीं है। हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे हमको कंसिस्टेंसी की जरूरत पड़ती है, हमारे मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है। एज अ ओनर आपको हर चीज की तरफ ध्यान देना पड़ता है और इसी जो मॉनिटरिंग प्लान है या जो भी सिस्टमेटिक ऑपरेटिंग प्लान है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, ये मैं आपको मेरे ट्यूटोरियल्स के द्वारा बताने वाला हूँ। दोस्तों मैं सबसे पहले आज ये पहला वीडियो है इस सीरीज में, तो मैं एक शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। दोस्तों मेरा टोटल एक्सपीरियंस 25 साल का है। 25 साल में 7 से 8 साल मैंने नौकरी की है एक प्रोडक्शन लाइन कंपनी में, और लगभग 4 से 5 साल मैंने प्रोजेक्ट लाइन कंपनी में नौकरी की है। वहां पे मैं एक साइट इंजीनियर से लेके तो प्रोजेक्ट मैनेजर तक मैंने अपना ये बढ़ाया हुआ है। और उसके बाद मैंने दोस्तों 8 से 10 साल मैंने खुद अपना प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी चलाई है, जिसमें मैंने अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स किए हैं, जो महाराष्ट्र में, गोवा में, गुजरात में और राजस्थान में मैंने काम किया हुआ है। तो दोस्तों ये है मेरा खुद का इंट्रोडक्शन। तो जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस सीरीज में, ये सारा मेरा खुद का एक्सपीरियंस होगा और यहाँ पे मेरा नॉलेज होगा जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, जिससे आपको फायदा होगा अपना प्रोजेक्ट चलाने में और उसके बारे में जानने में। तो दोस्तों कोई भी प्रोजेक्ट जब भी चलता है, फिर वो प्रोजेक्ट किसी भी सेक्टर का हो, अगर कोई भी प्रोजेक्ट चलता है तो प्रोजेक्ट 3 चीजों पे चलता है दोस्तों। एक पहला चीज है हमारा, एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट, दूसरा हो गया आपका क्वालिटी मैनेजमेंट और तीसरा बजट मैनेजमेंट। दोस्तों ये 3 जो है ये किसी भी प्रोजेक्ट के पिलर्स होते हैं। ये तीनों पिलर्स को अगर आप चलाओगे तो डेफिनेटली आपको इसमें आपको फायदा होगा, आपके वेंडर को फायदा होगा, आपके एम्प्लॉय को भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा और आपका क्लाइंट भी सेटिस्फाई होगा। दोस्तों टाइम मैनेजमेंट आज के इस सीरीज के इस पहले वीडियो में मैं बहुत सा शॉर्ट में आपको एक इंट्रोडक्शन देने वाला हूं, ताकि आपको पता चलेगी सीरीज में आगे क्या क्या हम सीखने वाले हैं। तो जो टाइम मैनेजमेंट होता है दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट का मतलब है, अगर कोई प्रोजेक्ट अगर समझ लीजिए 1 साल की ड्यूरेशन के लिए लिया हुआ है, इसी एस्टिमेशन से अगर आपने उसको प्रोजेक्ट को कॉस्ट वर्किंग किया हुआ है, उसका बिडिंग किया हुआ है और आपने ऑर्डर लिया हुआ है, तो उस स्टिपुलेटेड टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, इसका मतलब है टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता है दोस्तों कि आप क्वालिटी कैसा भी दो और उस प्रोजेक्ट को टाइम के अंदर में खत्म करो, हैंड ओवर करो और निकल जाओ। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता है दोस्तों। टाइम मैनेजमेंट करने के टाइम पे आपको क्वालिटी का भी ध्यान देना पड़ता है। सेकंड स्टेज आता है दोस्तों क्वालिटी मैनेजमेंट का। क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब है कि ये क्वालिटी जो भी आपकी ऑर्डर में, आपकी वर्क ऑर्डर में जो भी डिजायर्ड क्वालिटी होगा। अब क्वालिटी में अलग अलग तरीके का होता है दोस्तों। एक होता है फेयर क्वालिटी, एक होता है पुअर क्वालिटी और एक होता है सुपीरियर क्वालिटी। अब ये डिपेंड करता है कि आपको प्रोजेक्ट किस क्वालिटी बेस पे आपको ये प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ है, आपका क्लाइंट क्या एक्सपेक्ट करता है आपकी तरफ से।
तो ये जो आपके ऑर्डर से रिलेटेड जो भी आपका क्वालिटी एक्सपेक्टेशन आपके क्लाइंट का होगा, उस क्वालिटी एक्सपेक्टेशन को आप किस तरीके से मीट करते हो, उसे हम कहते हैं कि क्वालिटी मैनेजमेंट। अब क्वालिटी मैनेजमेंट करने का मतलब ये भी नहीं है दोस्तों कि आप अपने बजट को भूल जाओगे या अपने टाइम को भूल जाओगे और आप सिर्फ क्वालिटी पे ध्यान दोगे। अगर प्रोजेक्ट अगर 1 साल का है तो वो 2 साल चल जाए, आप बहुत अच्छा क्वालिटी दे रहे हो। या फिर अगर किसी प्रोजेक्ट में आपने 10 लाख रुपए का या 1 करोड़ रुपए का अगर बजट रखा हुआ है और आप उसको 2 गुना कर दो और फिर आप एक सुपीरियर क्वालिटी आपके क्लाइंट को दो, तो क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता है दोस्तों। क्योंकि क्वालिटी मैनेजमेंट में भी आपका क्लाइंट भी सेटिस्फाई होना चाहिए और आपको भी उसमें सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। ये है क्वालिटी मैनेजमेंट। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है दोस्तों बजट मैनेजमेंट। ये बजट मैनेजमेंट दोस्तों स्टार्ट होता है आपका कॉस्ट एस्टिमेशन से। आप जब भी किसी भी प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन, उसको बिड करने से पहले एस्टिमेशन बनाना चालू करते हो, वहां से लेके तो आपका प्रोजेक्ट हैंडओवर होने तक जो भी आपका कॉस्ट के बारे में और उस आपके खर्चे के बारे में और आपके आने वाले पैसों के बारे में जो भी मैनेजमेंट होगा, उसे हम कहते हैं फंड मैनेजमेंट या बजट मैनेजमेंट। दोस्तों ये बजट मैनेजमेंट हर एक लाइन में आपको, हर एक डिपार्टमेंट में आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे आपका प्रोजेक्ट हो गया, उसके बाद में आपका परचेस हो गया, देन डिजाइन हो गया, बाकी आपका एग्जीक्यूशन हो गया। तो हर एक सेक्टर में आपको इस बजट मैनेजमेंट को यूज करना पड़ेगा। और जब भी आप ये पूरा करके आप कोई भी एक प्रोजेक्ट आपके जो भी स्टिपुलेटेड टाइम है उस टाइम में डिजायर्ड क्वालिटी में और उतने बजट के अंदर अगर कोई भी प्रोजेक्ट आप ये तीनों पिलर को ठीक तरीके से पकड़ के आप अगर हैंडओवर करोगे, तभी ये एक प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट होता है। जिसे हम कह सकते हैं कि आपने क्लाइंट को भी सेटिस्फाई कर दिया, आपके एम्प्लॉयज भी सेटिस्फाइड है, आपके वेंडर्स भी सेटिस्फाइड है और एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के आप खुद भी सेटिस्फाइड हो जाओगे। तो ये तीन जो पिलर्स है, ये तीन पिलर्स पे कोई भी प्रोजेक्ट कंपनी चलता है दोस्तों, कोई भी प्रोजेक्ट चलता है। शॉर्ट में हम लोग देखेंगे कि अगले वीडियोस में हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो दोस्तों कोई भी प्रोजेक्ट चलाने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है। उसी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को हम हमारे इस सीरीज में सीखने वाले हैं। दोस्तों इस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में ये देखा नहीं जाता है कि प्रोजेक्ट का वैल्यू 1 लाख का है या 1 करोड़ का है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि आप 1 लाख के प्रोजेक्ट में भी अपनी सारी ये तीनों पिलर्स को संभाल के आप अपना एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। या 1 करोड़ का प्रोजेक्ट भी है, अगर उसको भी आप अपनी सारी प्रोसीजर पिलर्स को संभाल के अपना प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये इसी सीरीज को हम लोग दोस्तों फॉलो करने वाले हैं और इसी सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में क्या क्या आता है और इसमें जो भी एक एक स्टेप आने वाले हैं दोस्तों, ये हर एक स्टेप के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। सीरीज लंबा होने वाला है। मेरे हिसाब से इसको कम से कम हमारे 20 से 25 वीडियो बनेंगे। मैं आपको हर एक टॉपिक पे, हर एक स्टेप पे एक एक वीडियो देने वाला हूं, क्योंकि कोई भी वीडियो जो है 10 से 12-15 मिनट से ऊपर में हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा बनाने पे देखने के लिए और सुनने के लिए बोरिंग हो सकता है। और अगर एक्चुअली देखा जाए दोस्तों तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये कोई इतना छोटा सब्जेक्ट है नहीं कि हम लोग इसको 2 घंटे 4 घंटे में हम लोग खत्म करें। दोस्तों प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखने के लिए इंजीनियरिंग करके लोग MBA करते 4-4 साल का, और तब जाके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक स्टडी कंप्लीट होता है। तो हम लोग फिर भी यहाँ पे मैं आपसे वो चीज शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप में से बहुत सारे जो मेरे दोस्त है ये अगर छोटे छोटे प्रोजेक्ट में अगर काम करते होंगे या इनका कोई छोटा बिजनेस या छोटा प्रोजेक्ट रिलेटेड फर्म चालू करने का अगर प्लान होगा, तो वो वहां पे वो करते करते उसमें हमको हमारा जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ये कैसे इसमें इंप्लीमेंट करके वो इसमें से प्रॉफिट कमा सके और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसे बन सके। यही मेरा मोटो है दोस्तों ये सीरीज चलाने का। तो मेरा आपसे विनती है कि आप इस सीरीज को जरूर देखें, हर एक वीडियो को देखें। हर एक वीडियो का सब्जेक्ट अलग होगा, हर एक वीडियो का टॉपिक अलग होगा।
आइए देखते हैं कि हम लोग कौन से टॉपिक को इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। आइए देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे सामने एक डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है जो एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशनल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्लान है एक प्रोजेक्ट के लिए। अगर हम लोग अभी देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला रोल आ जाता है हेड ऑफिस में जो होता है। आप मतलब आप हो गए, आप कंपनी के ओनर हो, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है, क्योंकि सारा जो भी अगर प्रॉफिट का प्रोजेक्ट में से प्रॉफिट आने वाला है दोस्तों, तो वो आपकी कंपनी में आपके घर में आएगा, और अगर यहाँ से लॉस होगा तो वो भी आपकी कंपनी से और आपके जेब से ही जाएगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों आपका। इसके बाद में जो रोल आता है दोस्तों मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव, मतलब अभी एक समझ के चलिए कि कोई भी अगर एक प्रोजेक्ट रिलेटेड फर्म है या कंपनी है, एक प्रोजेक्ट लेके तो बैठेगी नहीं। यहाँ पे हम लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट लेते हैं, 2 प्रोजेक्ट, 4 प्रोजेक्ट, 10 प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे ओनर को या प्रोपराइटर को हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि वो हर एक प्रोजेक्ट पे ध्यान दे, हर एक प्रोजेक्ट पे मतलब ध्यान तो देना पड़ता है लेकिन रेगुलर वहां पे विजिट कर सके। तो यहाँ पे उसका एक काम होता है कि एक डेडिकेटेड एक अपनी तरफ से एक पर्सन हो जो 2 या 3 प्रोजेक्ट को एट ए टाइम संभाल सके, जिसे हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर कहते हैं। वो वहां पे संभाल सके और हर एक चीज का रिपोर्टिंग हमको दे सके। दोस्तों इस प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर को भी इतना पता होना चाहिए या हमें उसको ये सिखाना चाहिए कि उसे किस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्लान में उसे काम करना है, कौन से डॉक्यूमेंटेशनल प्रोसीजर्स उसको फॉलो करने हैं, क्या क्या उसको प्रॉपरली उसको हैंडल करना है। ये सब हमें या तो उसको बताना पड़ता है, और अगर वो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है तो बहुत अच्छा होता है कि वो अपने जो एक्सपीरियंस है वो प्रोजेक्ट में यूज कर सके। तो दोस्तों ये तो हो गया एक एमआर, जिसको हम लोग मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हैं या प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बोल सकते हैं या प्रोजेक्ट मैनेजर बोल सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों कंपनी के हमारे अंडर में जो भी टीम्स आती है, इसमें देखिए एक होता है सेल्स डिपार्टमेंट। यहां से हम लोग कंपनी में जहां से हमारा सेल्स डिपार्टमेंट इंक्वायरी जनरेट करता है, इंक्वायरी जनरेट करने के बाद में वहां पे एस्टिमेशन करता है, बिडिंग करता है और हमारे लिए ऑर्डर लेके आता है। ये काम होता है दोस्तों सेल्स टीम का। सेल्स डिपार्टमेंट में भी हमारे पास में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमें यूज करने पड़ते हैं दोस्तों, जैसे डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट हो गया, जो भी हमने एम्प्लॉयज हायर करके रखे हुए सेल्स डिपार्टमेंट के लिए, तो उनका जो भी डेली का रिपोर्टिंग होता है ये डीपीआर में मेंशन होता है। उसके बाद में सेल्स इंक्वायरी रजिस्टर होता है। ये सेल्स इंक्वायरी रजिस्टर मतलब दोस्तों जो भी हमारे पास में इंक्वायरीज आती है उसका जो भी एक रिकॉर्ड होता है, उसको वो हर एक ये जो फॉर्मेट है, ये जो डॉक्यूमेंट है, मैं आपको सीरीज में एक डॉक्यूमेंट पे एक वीडियो बनाने वाला हूं, ताकि आपको हर एक के बारे में डीप में पता चले और उसमें सब्जेक्ट भी वही होगा, ताकि आपको अगर जिस डॉक्यूमेंट के बारे में भी आपको जानना है आप उस वीडियो को ओपन करके उसके बारे में जान सकते हो। तो ये जो सेल्स इंक्वायरी रजिस्टर है, यहाँ पे मेंशन होता है कि आपके पास में कौन सी इंक्वायरीज आ गई, वहां पे आपने क्या क्या एक्शन लिया, ये सेल्स इंक्वायरी रजिस्टर में होता है। उसके बाद में होता है दोस्तों एस्टिमेशन और बीड। जो भी प्रोजेक्ट आता है, किसी भी प्रोजेक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी उसके एस्टिमेशन पे डिपेंड होता है दोस्तों। तो आपके पास में इंक्वायरी आने के बाद में उसका एस्टिमेशन करना और बाद में उसको बीडिंग करना, मतलब उसको कोटेशन डालना, ये होता है। उसके बाद में दोस्तों कस्टमर कंप्लेंट रजिस्टर। अगर आपको ऑर्डर मिल भी गया, भले वो छोटा हो या बड़ा हो, अगर आपका कस्टमर किसी भी कारण से, छोटे से छोटे कारण से अगर वो आपके पास में किसी चीज के लिए कंप्लेंट करता है, तो आपको उसको इमीडिएटली उसको रिजॉल्व करना आपका एक ड्यूटी होता है, ताकि आपका कस्टमर आपसे ना छूटे। और एक कस्टमर से ही दोस्तों 2 कस्टमर बनते हैं, 2 कस्टमर से 4 कस्टमर बनते हैं, 4 कस्टमर से 8 कस्टमर बनते हैं। ये कस्टमर का जो है रेफरल चेन बनते रहता है, अगर आप सेटिस्फाइड कस्टमर का एक चेन बना सको। उसके बाद में दोस्तों कस्टमर का फीडबैक भी होता है। ये कस्टमर का फीडबैक आपका जब भी कभी प्रोजेक्ट हैंडओवर होता है या कोई ऑर्डर डिलीवर होता है, तो आपको कस्टमर की तरफ से एक फीडबैक फॉर्मेट एक बना के उनकी तरफ से एक लिख के लेना होता है, जो कि आपको फायदा होता है। आपको नेक्स्ट आप जब भी किसी क्लाइंट को आप अप्रोच होते हो नया प्रोजेक्ट लेने के लिए, तो ये आपकी सेल्स टीम को बहुत फायदेमंद डॉक्यूमेंट होता है कि आपके कितने सेटिस्फाइड कस्टमर है, इससे ये क्लाइंट को पता चलता है।
दूसरा डिपार्टमेंट आता है दोस्तों आपका एम्प्लॉय कॉम्पिटेंसी और ट्रेनिंग, मतलब ये सिंपली एचआर के जैसा हो गया दोस्तों। यहाँ पे आपको जो भी आपके एम्प्लॉयज है, ये डॉक्यूमेंट्स के नाम दोस्तों मैं अभी बताऊंगा नहीं हर एक आपको, क्योंकि ये अगर मैं बताता बैठूंगा तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको डिपार्टमेंट्स के इंपॉर्टेंस बताऊंगा और डॉक्यूमेंट्स और सारे जो डिटेल्स है ये हम लोग अगले वीडियोस में लेते चलेंगे। अगर आप चाहो तो इसे स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो और यहाँ से आप देख सकते हो कि आपके कौन से टॉपिक्स और कौन से डिपार्टमेंट के अंडर में आने वाले हैं। तो दोस्तों एम्प्लॉय कॉम्पिटेंसी और ट्रेनिंग मैट्रिक्स में इसमें क्या होता है कि आपको एम्प्लॉयज कैसे हायर करने हैं, उन एम्प्लॉयज को क्या क्या उनके अंदर में क्या खूबियां है और उन्हें हमें क्या ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि उनका जो भी उनके अंदर का हुनर हो वो एक्सपांड हो सके और इसका फायदा अल्टीमेटली हमारी कंपनी को ही मिल सके। तो ये एम्प्लॉय कॉम्पिटेंसी में यही होता है कि उनका उनमें क्या क्या हुनर है और यहाँ से हम लोग उनका हुनर कैसे हम लोग और अच्छा बना सकते हैं और उनको क्या टाइप का हमको ट्रेनिंग देना चाहिए। अगर कोई ट्रेनिंग हमने उनको दिया है तो उस ट्रेनिंग का उनपे क्या इफेक्ट हुआ है और उसका हमको हमारी कंपनी को क्या बेनिफिट हुआ है, ये स्टार्ट से लेके एंड तक इस डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। तीसरा आता है दोस्तों परचेज डिपार्टमेंट। जब भी हमारा कोई ऑर्डर मिलता है, फाइनलाइज होता है तो काम चालू हो जाता है परचेज डिपार्टमेंट का। परचेज डिपार्टमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों निगोशिएशन करना और सही रेट पे अच्छी क्वालिटी में मटेरियल हमारी कंपनी के लिए परचेस करना, ताकि हम अच्छी क्वालिटी का डिलीवरी भी कस्टमर को दे सके और जो है हमारा बजट भी उसमें बना रहे। तो ये परचेज डिपार्टमेंट का होता है। इसमें बाकी आपका जो जो नए वेंडर्स उनको लाना होता है, नए नए वेंडर्स कंपनी में आने चाहिए। कभी भी एक या दो वेंडर पे हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो न्यू वेंडर का जैसा भी रजिस्ट्रेशन हो, वेंडर रजिस्ट्रेशन हो, जो भी हमारे एग्जिस्टिंग वेंडर है, न्यू वेंडर है, इनका इवेल्युएशन ग्रेडेशन कैसा करना चाहिए, इनको किस तरीके से उनको प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो हमें अच्छे से अच्छी सर्विस दे सके। और वेंडर के साथ ही हमको सब कॉन्ट्रैक्टर्स का भी परचेज डिपार्टमेंट का काम होता है कि उनको भी वो इवेल्युएट कर सके। उसके बाद में दोस्तों अगला आता है स्टोर्स डिपार्टमेंट। ये स्टोर डिपार्टमेंट दोस्तों प्रोजेक्ट्स में भी होता है और कंपनी के मेन स्टोर्स में भी होता है। यहाँ पे जो भी इनवर्ट स्टॉक आता है उसका रिकॉर्डिंग करना होता है। उसके बाद में जो भी मटेरियल जो भी न्यू रिक्वायरमेंट आता है उसका रिक्विजिशन सबमिट करना पड़ता है परचेज डिपार्टमेंट में और उसके हिसाब से परचेज डिपार्टमेंट मटेरियल सप्लाई करता है। तो स्टोर डिपार्टमेंट का भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है दोस्तों, क्योंकि हम हमारी मेहनत का जो भी पैसा हम लोग इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, तो वहां से हम लोग जो भी मटेरियल परचेस करते हैं तो उसका रिकॉर्ड रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में डिपार्टमेंट आता है दोस्तों प्रोजेक्ट्स का। ये मेन डिपार्टमेंट में यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट अलोकेशन, एक प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर या साइट इंचार्ज को प्रोजेक्ट हैंडओवर करने से लेके आपका सेफ्टी के बाद में आपका जो भी बाकी उसको हैंडओवर करना है, डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर करना है, प्रोजेक्ट का प्लानिंग बनाना है, प्रोजेक्ट का मंथली प्लानिंग करना है, वीकली प्लानिंग करना है, डेली प्लानिंग करना है। उसके बाद में मंथली रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट, डेली रिव्यू रिपोर्ट, इसके बाद में आपका प्रोजेक्ट रिव्यू रिपोर्ट, वीकली रिव्यू रिपोर्ट, ये सारा जो भी आता है ये हमारा प्रोजेक्ट के अंडर में आता है। और ये सब करने के बाद में हमको उस प्रोजेक्ट को ट्रैक करना, उसको मॉनिटरिंग करना और अप टू सारा प्रोजेक्ट टेस्टिंग कमीशनिंग करके हैंडओवर करने तक इस डिपार्टमेंट के अंडर में आता है दोस्तों। उसके बाद में जो होता है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। दोस्तों ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में भी आपके स्टॉक में, आपके अंडर में जो भी मशीनरीज है, जो भी इक्विपमेंट्स है, वहां पे उसका देखभाल करना, उसको रेगुलर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस देना और उसकी मरम्मत करना और उसको हमेशा इस तरीके से रखना कि वो कभी भी काम में आ सके, ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में होता है। उसके बाद होता है सेफ्टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है दोस्तों, क्योंकि सेफ्टी ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हजार्ड आइडेंटिफिकेशन का एक डॉक्यूमेंट होता है कि यहाँ पे जो भी रिस्क है, हजार्ड हम लोग जिसको बोलते हैं, वो रिस्क असेसमेंट करना और रिस्क के हिसाब से उसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट मेजर्स है वो फॉलो करना। कहीं पे स्कैफोल्डिंग है, कहीं पे और कुछ है, सेफ्टी बेल्ट्स है या कुछ और है, जो भी इंपॉर्टेंट है ये सारे मैट्रिक्स को फॉलो करना, ये इंपॉर्टेंट होता है सेफ्टी में। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल एक डिपार्टमेंट ऐसा है जहां पे हम लोग को आने वाला मटेरियल का इनवर्ड का इंस्पेक्शन भी करना पड़ता है। इन प्रोसेस जो भी काम चालू होता है उसका इंस्पेक्शन भी करना पड़ता है। उसके बाद में जब भी काम कंप्लीट हो जाता है
उसके बाद में फाइनल इंस्पेक्शन करके टेस्टिंग कमीशनिंग करके हमको क्लाइंट को हैंडओवर करना पड़ता है। ये भी डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपका क्लाइंट आपके साथ में सेटिस्फाई रहने के लिए। तो दोस्तों ये सारे जो डिपार्टमेंट्स है और ये सारे जो काम है, ये सारे मैं इस सीरीज में कवर करने वाला हूं। इस सीरीज में हम लोग हर एक टॉपिक पे, ये लगभग 40 से 50 टॉपिक्स है दोस्तों, ये 40 से 50 टॉपिक्स पे मैं अलग अलग वीडियोस बनाने वाला हूं। तो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करेंगे, और आपको अगर इस टॉपिक्स को आप थोड़ा मॉनिटर करोगे, वॉच करोगे, और इसको अगर आपने प्रोजेक्ट में, अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करोगे, तो मुझे पक्का गारंटी है दोस्तों कि आप एक अच्छी प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी चला सकेंगे और इसको सक्सेसफुली रन कर सकेंगे। अगर दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आता होगा, आपको लगता होगा कि हाँ ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक आपके काम का है, या आपको आपकी तरफ से कुछ लगता है कि इसमें कुछ और एडिशन करना चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, ताकि मुझे थोड़ा स्फूर्ति मिल सके कि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं। और आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया नहीं तो मेरे चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है, तो उनको भी पता चले कि यहाँ से बेनिफिट हमको कैसे मिल सकता है। दोस्तों आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, और आगे कामना करूंगा कि आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।